कम आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो पूरा के पूरा टॉपिक मैंने ये स्पेशल लेक्चर एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये स्पेशल लेक्चर डिज़ाइन किया गया है। ग्राफिकल जो ग्राफ है पूरे आपके काइनेमेटिक्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो छुपे रहते हैं। और इसलिए कंपटीशन में भी जब आप देखोगे तो बहुत सारे ग्राफ से क्वेश्चंस होते हैं। इवन आप एनसीईआरटी के जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है उसमें आप देखोगे तो बहुत सारे ग्राफ आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ग्राफ पे एक स्पेशल लेक्चर ले लिया जाए, ठीक है, जिसमें कुछ चीज़ें आप पहले से जान चुके हो और उसमें हम क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे ताकि ग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चन हो जाए वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इस पूरे लेक्चर का मकसद है कि आपको ग्राफ पे कमांड कर देना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आपने इस लेक्चर को बिल्कुल एकदम सिंसियरली पढ़ा तो आपको जो चैप्टर 3 है जो सिंगल डायमेंशन में काइनेमेटिक्स है वो आपको कंप्लीट ग्रिप में आ जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे। तो जो आज के लेक्चर का शुरुआत होगा वो मैं एक क्विज से करूँगा, ठीक है, जहाँ पे आपको पहले से बहुत सारी चीज़ मालूम है तो जस्ट वो रिवाइज हो जाए और हम एक बेस पे फाउंडेशन भी बना ले आज के लेक्चर का, ठीक है। तो इसमें आपको प्रेडिक्ट करना है मोशन को जो एक्सटी ग्राफ में दिया गया है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोशन डायग्राम आपको बनाना है। तो यहाँ पे इसी बहाने आपको ग्राफ और जो मोशन डायग्राम है इसके बीच जो डिफरेंसेस है वो आपको पता होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा नोट्स आप बाद में करिएगा। इसके जस्ट मैं इस ग्राफ को पोजीशन और टाइम के बीच में हमारे पास एक ग्राफ है, तो एक हम ग्राफ और उसको पूरा प्रेडिक्ट करेंगे कि वो जो ग्राफ है वो क्या है, क्या कहता है, ठीक है। तो पोजीशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक। और मानते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास में एक ग्राफ है, वो कुछ इस तरह से वेरी होते 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 ऐसे गया है। टाइम के साथ में जो ग्राफ है वो इधर साइड में बताया गया है टाइम और इधर में बताया गया है पोजीशन, ठीक है। एक्स ये पोजीशन है। अब हमें इस ग्राफ को रीड करना है और रीड करके हमें बताना है कि इसमें मोशन कैसा हो रहा है। तो इसके लिए हम एक मोशन डायग्राम भी यहाँ पे बनाएंगे। तो एक मोशन डायग्राम भी हम बगल में यहाँ पे बनाते रहेंगे ताकि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सके, ठीक है। मोशन डायग्राम का मतलब है कि यदि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन में कैसे मूव कर रही है, कहाँ क्या है। मान लेते हैं कि इसके मिडिल में यहाँ पे 0 रेफरेंस है, मतलब x का वैल्यू जो है वो 0 है, इधर साइड में नेगेटिव है और इधर साइड में पॉजिटिव है, ठीक है। तो यदि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप मुझे बताओ, यदि मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, लेट्स से इसको मैं a कह देता हूँ, और इस समय यदि मैं आपसे पोजीशन पूछूं तो सीधा सा दिख रहा है कि पोजीशन नेगेटिव में है, मतलब x से कहीं पे ये a जो पोर्शन है मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो एक तो चीज़ पता चल गया कि हमें ऑब्जेक्ट जो है ए कंडीशन में यहाँ पे है। यूं कह सकते हैं कि वो t=0 है, मैं उसको ta मान लेता हूँ, ठीक है। ta मतलब जब a के समय जो जो टाइम है उसे ta मान लिया, उस समय इस पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सॉरी, तो यहाँ पे ए जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पोजीशन ए है। अब दूसरा इसमें हमें बताना है कि अब देखो इसका जो नेगेटिव पोजीशन था, यदि आप देखोगे तो धीरे धीरे ये जैसे 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 लेट्स से इस पॉइंट को मैं बी कहता हूँ, बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे इसका पोजीशन जो है वो 0 की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसका मूवमेंट इधर हो रहा है। तो ये डेफिनेट हो गया कि यदि ए पे हम देखें तो जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये तो हमें पता चल गया कि उस समय ए के समय में वेलोसिटी जो है वी ए, लेट्स से मैं ऐसा कहता हूँ, इस डायरेक्शन में, तो टुवर्ड्स 0 ये जो पार्टिकल है मूव कर रही है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे ये होगा कि व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन। तो आपको याद होगा कि जब भी कोई ग्राफ दिया रहे और उसमें कॉनकेव अप
अपवर्ड में यदि एक कर्व मिलता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। दूसरा सेंस एक देखते हैं, जैसे देखो यदि मैं ए पे स्लोप लिखने की कोशिश करूँ ये, तो इसको यहाँ पे यदि मैं कहता हूँ कि ये जो स्लोप है, यदि ये स्लोप को यदि देखना रहे तो xt का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे वेलोसिटी a है और ये स्लोप पॉजिटिव होने के मतलब ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, हमें दिख रहा है, देखो va यहाँ पे दिख रहा था। दूसरा, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप है वो ऐसा है, ठीक है, जैसे ही आगे गए ये स्लोप ऐसा हो गया। तो आपको दिखा होगा यदि मैं इस स्लोप को कंसीडर करूँ, लेट्स से इसको स्लोप 2 कह दूँ, इसको स्लोप 1 कह दूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्लोप 2 है वो ग्रेटर देन स्लोप 1 है, स्लोप 1 से स्लोप 2 जो है ग्रेटर देन स्लोप 1 है। अब इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्लोप बढ़ा है इसका मतलब इसका स्पीड बढ़ा है, ठीक है। और डायरेक्शन में तो हमने बता दिया कि x के डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा है, और स्पीड कब बढ़ेगा, जब एक्सेलरेशन उसके मोशन के डायरेक्शन में रहेगा। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब डेफिनेटली a पे यदि हम देखेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, a यदि हम a पे देखें तो, और हम कहेंगे कि a जो है ये भी एक पॉजिटिव है और va भी पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्शन इसका इधर है। तो a पे हमें हर चीज़ प्रेडिक्ट हो गया कि क्या हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम तो यहाँ पे अक्सर क्या देखेंगे कि a पे यदि एक्सेलरेशन है, कर्व अपवर्ड है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन क्या है, वो पॉजिटिव है। अब यदि हम आते आते b पॉइंट पे पहुंच गए और लेट्स से कि b पॉइंट के कंडीशन को जानने की कोशिश में है कि b पे क्या हुआ है, तो B पे आते आते पोजीशन आपका 0 हो गया है, वो सीधे दिख रहा है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पहुँच चुका है। तो ऑब्जेक्ट जो है ऑरिजिन पे पहुँच गया, 0 पे पहुँच गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मतलब यदि हम B को कंसिडर करें तो B के समय में ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, ये डेफिनेट है, ठीक है। B के समय में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो डेफिनेट है। व्हाट अबाउट वेलोसिटी? यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे स्लोप जो है वो कुछ ऐसा है, तो डेफिनेटली इसमें वेलोसिटी है, मतलब इसका वेलोसिटी स्टिल क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो v b पे देखोगे तो भी वेलोसिटी पॉजिटिव दिखेगा। अब एक्सेलरेशन का जो कहानी होता है वो ऐसा होता है कि जहाँ पे कर्व का जो नेचर है वो चेंज करे। आप देखोगे यहाँ पे जो अपवर्ड डायरेक्शन में ये ओपन था, ये B पे जाके ये अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होना शुरू हो गया, जो कर्व है वो नीचे की डायरेक्शन में होना शुरू हो गया। इसका मतलब B पे चेंज हुआ है, तो B पे एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब यदि कोई पूछता है कि इस जगह पे एक्सेलरेशन क्या होगा, A एट B क्या होगा, तो हम कहेंगे वहाँ पे 0 होगा। बट वेलोसिटी है तो वहाँ रुकेगी नहीं। देखो कोई ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब नहीं कि वहाँ पे रुक गई, उसमें वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी कुछ भी रहता, 5 मीटर पर सेकेंड रहता तो नेक्स्ट सेकेंड में 5 मीटर आगे दिखेगा। तो B पे बस एक चीज़ श्योर है कि हमारे पास में जो ये पोजीशन है वो 0 पे पहुंच गया है। देखो x को यदि हम देखेंगे तो x इस एक्सिस को कट कर रहा है तो मतलब 0 हो गया, तो यहाँ पे कोई हाइट नहीं, तो 0 पे है, लेकिन वेलोसिटी उसमें है तो ये पार्टिकल आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो B पे एक्सेलरेशन हमें पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, किस पोजीशन पे पता चल गया। लेट्स से ऐसे आते 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 ये C पे पहुँचता है। तो यदि हम C वाले पॉइंट पे को कंसीडर करें, इस C पे कंसीडर करें, तो हमें क्या दिखेगा, इसका जो स्लोप है वो हो गया है 0, इसका जो स्लोप है वो हो गया है 0, और स्लोप 0 हो गया मतलब V एट C देखेंगे तो 0 हो गया है। और यहाँ पे कर्व जो है, ये कर्व जो है, ये जो कर्व है वो डाउनवर्ड में है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो एक तरह से यहाँ पे पोजीशन को देखें तो x के किस पॉजिटिव वैल्यू पे पहुँच गया है। मतलब इसको यदि मैं यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश करूँ, मोशन डायग्राम में इंडिकेट करने की कोशिश करूँ, तो आपको क्या दिखेगा कि जहाँ पे इसका x 0 था, जहाँ पे उसका x 0 था, वहाँ से एक किसी पॉइंट, खास पॉइंट C पे यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। ये C पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच गया, और यहाँ आते आते उसमें वेलोसिटी ही नहीं है, मतलब VC जो है वो 0 हो गया है, वो मोमेंटरली रेस्ट में आया है, ठीक है।
और एक्सेलरेशन की बात करें तो कर्व यहाँ पे डाउन है तो नेगेटिव है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, होगा। तो इस डायरेक्शन में उसमें एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी पे एक्सेलरेशन जो हो गया है, आप कह सकते हो कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा है, ठीक है। तो सी पे हमें दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन है। तो कोई बॉडी रुका है, ठीक है, जैसे स्कूटी आपका रुका हुआ है और आप उसे एक्सेलरेट करोगे तो चलना शुरू हो जाएगा। सेम चीज़ हो गया कि ये चलना शुरू हो जाएगा। और आपको क्या दिखा यहाँ पे, ये देखो पोजीशन घटना शुरू हो गया। ये जो हाइट है, यहाँ पे जो हाइट जितना पे मिला था इस टी सी पे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम है वो टी सी है, यहाँ पे जो टाइम था वो टी बी है, मतलब बी पे जो टाइम है। तो ये टी सी पे जो है उसके बाद देख रहे हैं तो पोजीशन घट रहा है, मतलब ये रिटर्निंग शुरू कर दिया है। तो यदि मैं एक सपोज करो कि डी पोजीशन एक यहाँ पे मानता हूँ, तो यहाँ पे आते आते पोजीशन इस वाले मिडिल में कहीं पे आ गया है। मतलब इसका यदि मैं एक मोशन डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ये सभी एक पे दिखा सकते थे, ठीक है, बट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये जीरो पे तो नहीं आया है, अपने पोजीशन जीरो पे तो नहीं आया है, कहीं पे ये मिडिल में ही है, कहीं पे ये मिडिल में ही ये डी पॉइंट पे है, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम स्लोप देखें तो ये स्लोप नेगेटिव हो गया है, और ये स्लोप का नेगेटिव होना ये इंडिकेट करता है कि v एट d जो है वो नेगेटिव है। तो ठीक है, v एट d नेगेटिव मतलब इधर डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे यदि हम वेलोसिटी को देखें तो इस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी मिलेगा v एट d, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगा। व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? तो यहाँ पे आप देखोगे इसके बाद ये चीज़ ऐसे चेंज होने की कोशिश किया है। तो जहाँ पे जैसे आपका कर्व, जो ये कर्व डाउनवर्ड था, ये यहाँ पे आते आते, ये कर्व जो डाउनवर्ड था ये यहाँ पे आते आते ये यहीं से चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो हुआ होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ए एट डी जो हम देखेंगे वो ज़ीरो हुआ है, जहाँ से जस्ट चेंज हुआ है। लेकिन उसके बाद यदि सपोज करो कि एक और हम चीज़ ई मान लेते हैं, यहाँ पे एक ई मान लेते हैं, तो इसका मतलब अभी यदि इसका मोशन डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो आपको क्या दिखेगा कि ई के समय में मोशन डायग्राम जो होगा वो एक्स जीरो के बहुत नज़दीक ऑब्जेक्ट पहुंच गया है, क्योंकि पोजीशन देखोगे तो क्या आपको दिखेगा कि ई का जो पोजीशन है वो एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही नज़दीक में आ गया, ठीक है। इसमें कर्व अपवर्ड है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया है, बट स्टिल इसमें स्लोप जो है नेगेटिव है। तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, बट वो वेलोसिटी इस स्लोप और इस स्लोप में देखोगे इसकी स्लोप कम है, अमाउंट उसका कम है, ठीक है। मतलब डी और ई पे स्पीड का यदि हम बात करें तो डी पे ज़्यादा और ई पे कम मिलेगा। अब डायरेक्शन सहित बात करें, मतलब वेलोसिटी की बात करें, तो यहाँ पे ये जो है वो स्लोप कम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ा कम होगा, और एक्सेलरेशन जो हो गया है वो पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया है। तो एक्सेलरेशन इधर हो गया है और वेलोसिटी इधर हो गया है, तो इसका मतलब ये स्लो डाउन होगा। और स्लो होते होते देखो, स्लो होते होते ये कर्व का नेचर यदि आगे दिया रहता तो आगे को हम प्रेडिक्ट कर पाते। तो ये जो ग्राफ है और इसका जो ग्राफ है और इसका जो डायग्राम हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ और जो पूरा मोशन डायग्राम है ये कैसे काम करेगा वो आपको इसमें दिखा। तो ये पहले पेज में इसका पूरा का पूरा हमने समराइज कर रखा है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, जो यदि समझ में आ गया होगा तो आप इसको नोट कर सकते हो कैसे। ए पे जो है, ए पे ये जो स्लोप है ये स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए वहाँ पे v पॉजिटिव है, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। ये कर्वेचर अपवर्ड में है, इसलिए वहाँ पे ax क्या है, वो पॉजिटिव है। उसी तरह से b पे हम देखेंगे तो b पे जो स्लोप है ये स्लोप पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है तो v पॉजिटिव होगा। लेकिन कर्वेचर जो है वहाँ पे चेंज हो रहा है, इधर से लेके ये डाउनवर्ड में होने वाला है, ये अपवर्ड से डाउनवर्ड में होने वाला है, इसलिए एक्सेलरेशन वहाँ पे ज़ीरो है। फिर सी पे देखेंगे तो स्लोप ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो होगा, लेकिन कर्वेचर जो है वो डाउनवर्ड में है, कर्वेचर डाउनवर्ड होने की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से डी पे आएंगे तो डी वाले पार्ट पे फिर से कर्वेचर जो है वो चेंज हो रहा है,
तो वहाँ पे हम कहेंगे कि कोई कर्वेचर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, तो इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। सिमिलरली ई पे आते आते हम देखेंगे कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव है। कर्वेचर अपवर्ड में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग पहले ए के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा है, और पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स 0 है, पोजीशन उसको बताया। दूसरे केस में जब ये बी पे आया है तो कैसे यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन एक्सेलरेशन 0 है। फिर यहाँ पे आते आते एक चीज़ कहाँ पे डी पे दिखाया, सी पे दिखाया जा रहा है, सी वाले पार्ट पे एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और पोजीशन आपको दिख रहा है कि ये पोजीशन अपने मैक्सिमम पॉजिटिव पे है, ठीक है। वहाँ से फिर रिटर्न आया, ठीक है। डी वाले पोर्शन पे आप देख लीजिए एक्सेलरेशन 0 है लेकिन उसमें वेलोसिटी है। फिर ई वाले पार्ट पे आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट लिख दिया गया है कि इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड में जो कर्वेचर है वो कर्वेचर ये जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब ये कर्वेचर आपको जितना शार्प मिलेगा वहाँ पे एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, ये कर्वेचर जितना हल्का मिलेगा एक्सेलरेशन उतना ही आपको कम मिलेगा। तो ये नोट करने वाला बात हो गया, एक पार्ट हो गया। तो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ से हमने देखा कि एक मोशन डायग्राम कैसे बन सकता है और नेचर मोशन का क्या है, लगभग सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है कि वेलोसिटी 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है, ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिए। अब हम चलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से कि चूँकि ये पूरा के पूरा जो हमारा क्लास है वो ग्राफ पे ही रिलेटेड है, तो इसलिए हम अब सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे सिर्फ ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ वाले पार्ट पे यहाँ पे हमने आपके लिए पूरा हर चीज़ को एक जगह पे समराइज किया है, तो इसको पढ़ेंगे। तो सबसे इसमें हम मेनली यदि आप देखोगे ग्राफ को, तो मेनली आपको जो ग्राफ दिखेगा वो आपको 3 तरह का दिखेगा, ठीक है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके डिफरेंट नेचर हो सकते हैं, डिफरेंट इसके नेचर हो सकते हैं, सब चीज़ हो सकते हैं, उसको हम प्रेडिक्ट करेंगे क्या मोशन है, कैसे है, क्या है। इसमें इन सब के बीच में रिलेशन भी होता है कि आपको पता ही है कि यदि एक पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो आपको dx/dt के सेंस को लिखना पड़ेगा हर जगह पे जो कि वेलोसिटी देता है। तो हर टाइम पे वो चीज़, हर टाइम पे और स्लोप को आपको लिखना पड़ेगा। इसके स्लोप को हर टाइम पे स्लोप को लिखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा। और सिमिलरली जब यहाँ से यहाँ हम जाते हैं तो dv/dt लिखते हैं, मतलब यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हर जगह पे स्लोप को लिखे तो वो एक्सेलरेशन देना शुरू कर देता है, जिसका प्लॉट हम यहाँ पे करेंगे। तो इसको हम देखेंगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये तो हमने रैंडमली लिखा है। और उसी तरह से जब हम इधर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन वाले पार्ट का क्या कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। तो ये जो एरिया हो जाता है वो क्या हो जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाता है। तो यहाँ पे एरिया यदि हम निकाल लें जिस टाइम पे कहा गया है, तो 0 से लेके उस टाइम तक का एरिया, फिर t जैसे 1 तक है तो 0 से 1 तक, फिर 2 में देखना है तो 0 से 2 तक का पूरा एरिया, ऐसे लिखते रहेंगे तो ये मिल जाएगा। उसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लिख लेंगे, ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको xt ग्राफ। तो ये चीज़ हमें पता है और पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बस इसके वैरायटी, डिफरेंस और वो सारा चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब एक एक पैरामीटर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हुए इसको पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेक्चर है। तो हर एक पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझते रहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक पॉइंट पे। तो सबसे पहला पार्ट हमने लिया है पोजीशन टाइम ग्राफ को, कि पोजीशन टाइम ग्राफ ही हम पहले डील करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ को यदि आप देखोगे तो वहाँ पे पोजीशन और टाइम के बीच में जब ग्राफ दिया रहे, जैसे ये ब्लू कलर का ग्राफ दिया गया है, तो सबसे पहला पार्ट आपने डिफाइन किया था एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जब भी डिफाइन किया जाएगा तो एक टाइम इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। तो जैसे P1 और P2 दो ऐसे पोजीशन टाइम ग्राफ पे पॉइंट है जो t=1 और t=3 पे दिया गया है कि कहाँ पे है, ठीक है। यदि मुझे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इन दो पॉइंट को हम ऐसे मिला देते हैं, और मिला देने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेल टी आएगा वो 3 - 1
मतलब 2 के बराबर आ जाएगा, और जो डेल एक्स आएगा वो यहाँ पे 150 के बराबर आ जाता है, जो ग्राफ स्केलिंग उसमें दिया गया है उसके अनुसार से। तो यदि मैं 150/2 कर दूं तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन आ जाता है, क्योंकि इसमें पहले से ही प्रेडिक्टेड है कि एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस कैसे करते हैं, हमें उसी पॉइंट पे जाके जैसे 1 पे हमें वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तो वहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इसके स्लोप को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो स्लोप होगा वो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी दे देगा, और यहाँ पे 160/4 40 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर स्केल बना हुआ है। और जब हम इसका स्लोप निकालने गए और हमने अपने मन से ये ट्रायंगल ड्रॉ किया तो हमें एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड पता था, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि ग्राफ प्रॉपर स्केल पे नहीं रहेगा। जैसे सपोज करो कि मैं कहता हूँ कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है x 20t² के फॉर्मेट में दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है यदि वेलोसिटी हमें निकालना है, vx निकालना है, तो ये सिंपली dx/dt हो जाएगा। यहाँ पे vx x मतलब है तो वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, इसलिए x लिख दिया है, तो dx/dt लिखना पड़ेगा। और इस वाले पोर्शन को यदि t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 20 बाहर हो जाएगा और 2 × t के बराबर हो जाएगा, मतलब ये 40 टाइम्स ऑफ t, यही vx हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कोई कहता है कि एट t = 1 क्या होने वाला है, तो ऑब्वियसली vx में हम 40 × 1 कर देंगे तो ये 40 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो अक्सर आपको कुछ ऐसा सा फॉर्मेट रहेगा जहाँ पे जो पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है उसका एक रिलेशन दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा, और उस फंक्शन को डिराइव करो तो वेलोसिटी पता चल जाएगा। क्लियर, तो ये पार्ट होगा यहाँ पे। और नहीं तो ग्राफ में यदि प्रॉपर स्केलिंग है तो आप प्रॉपर स्केल रख के पूरा हाइट वाइट ट्रायंगल बना के इसको आप देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब हमने इसका स्लोप निकाला तो स्लोप का मतलब यहाँ पे यदि मैं थीटा करता हूँ तो tan थीटा जो लिखा गया है वही एक्चुअली इतना बाई इतना है, जो कि 75 आया है। ठीक है, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यदि ये थीटा हमें मालूम रहता तो ये जो स्लोप है और जो वेलोसिटी आया है, ये वेलोसिटी इज नथिंग बट वही स्लोप, और ये स्लोप का मतलब tan थीटा। तो ऐसे करके हम ज्योमेट्रिकली उसको ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो इसको इसी चीज़ को यहाँ पे आगे बता दिया गया है। ये नोट करने के लिए आपके पास है कि आप एक एक पॉइंट को नोट कर सको ग्राफिकली, ऐसे करके। मेन मकसद है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आप नोट करके देख सकते हो कि यदि सपोज करो कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा रहा और ये A है, ये B है, तो यहाँ पे यदि हम tan थीटा निकाल देते हैं तो वो tan थीटा ही वेलोसिटी को देगा। ठीक है, तो इट इज़ क्लियर दैट द पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को बताएगा। ध्यान रहे पोजीशन टाइम ग्राफ है, ना कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, ये ग्राफ आप बना सकते हो ये सब नोट करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे है कि सपोज करो कि यदि मैंने सबसे पहले ये ग्राफ को देखो, यहाँ पे लिखा गया है डिस्टेंस और फिर यहाँ पे लिखा गया है टाइम। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो ये यदि यहाँ पे गया, इवन वापस भी आया, तो डिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होता है। यदि इस ग्राफ को हम रीड करें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये इसमें डिस्टेंस बढ़ा है। इट्स ओके, ऐसा हो सकता है। सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे आया और कुछ उसके बाद में ये डिस्टेंस घटना शुरू हो गया। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डिस्टेंस कम कैसे होगा। तो हम कहते हैं कि यदि डिस्टेंस टाइम, ऐसी छोटी छोटी क्वेश्चंस जो होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछते रहेगा, ऐसे भरमार है आज के क्लास में। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से आप पढ़ते रहो, आपको एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलता रहेगा। तो यहाँ पे ए तक के लिए तो ग्राफ को वैलिड मान सकते हो यदि ये डिस्टेंस है तो, लेकिन ए के बाद जो ये ग्राफ है ये वैलिड नहीं है। तो ये जो ग्राफ होगा सिर्फ यहीं तक वैलिड होगा यदि ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। हाँ, लेकिन यदि ये पोजीशन टाइम का ग्राफ होता, पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ होगा, तो ये वैलिड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आते आते फिर से वो जीरो पोजीशन पे आ गया है, मतलब वो वापस आ गया है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ सिर्फ ए तक ही वैलिड रहेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नोट मैंने यहाँ पे करा दिया। ठीक है,
कि कोई भी यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कभी भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे बैक नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, यदि कोई ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और उसका स्लोप θ1 और θ2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि tan θ1 v1 को रिप्रेजेंट करता है, तो v1/v2 tan θ1 tan θ2 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपको पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पता चल गया होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ अलग चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अलग चीज़ है, ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ अलग चीज़ है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। अब ये बहुत सारे इसमें ग्राफ मैंने ड्रॉ करके आपके लिए दिया है और इसके नेचर को पढ़ना है। तो एक एक ग्राफ में जल्दी जल्दी से डील करता हूँ। आप नोट्स बनाते समय इसको प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स में लिखोगे। जैसे देखो, ये P से पोजीशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ये चीज़ सबसे पहले ये जो है पोजीशन सेम रहा है, तो T समय बदलता गया, पोजीशन सेम रहा है, मतलब ये रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब इसका वेलोसिटी 0 होगा, और ऐसे भी कह सकते हैं इसका कोई स्लोप ही नहीं है, तो स्लोप थीटा भी 0 है, तो इसलिए यहाँ पे हम tan थीटा लिखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि एक पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल आ गया तो वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल एट रेस्ट का, ठीक है। अब जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ यदि ऐसा आ गया तो सबसे पहले प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो ये किस तरह का चीज़ है। t=0 पे इसका पोजीशन 0 पे भी था, 1 पे भी था, 2 पे भी था, 3 पे भी था, 4 पे भी था। इसका मतलब जस्ट सेम मोमेंट में, जैसे जो भी ये 1 सेकेंड हम कह रहे हैं, उसी 1 सेकेंड में यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, उसी 1 सेकेंड में 1 मीटर पे भी चला गया, 2 पे भी चला गया, 5 पे भी चला गया, इनफाइनाइट पे भी चला गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? काइंड ऑफ गॉड हो गया है। तो हर जगह तो नहीं हो सकता ना एक ही समय में, तो ये एक ही समय में सारे पोजीशन पे है, या यूँ कह सकते हो कि यदि ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो इनफाइनाइट पे भी पहुंच गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इन्फिनिटी है, और प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा पॉसिबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप यदि देखें तो थीटा 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री होगा तो स्लोप जो होगा इन्फिनिटी होगा ही, ठीक है। तो कभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा सेकेंड वाले पार्ट में। फर्स्ट ऐसा आ सकता है, ऐसा इसलिए आ सकता है क्योंकि रेस्ट में यदि बॉडी रहे तो ऐसा पॉसिबल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे हम देखेंगे तो कहीं पे पोजीशन टाइम ग्राफ का यदि मैं थीटा की बात करूँ तो यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहीं पे भी रखूँ, कहीं पे भी हम रखूँ, यहाँ पे जो थीटा है वो सेम है, तो स्लोप जो हो गया, थीटा कांस्टेंट हो गया, तो tan थीटा भी कांस्टेंट हो गया, v भी कांस्टेंट हो गया। v कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हो गया ऐसा चीज़ जिसमें कांस्टेंट स्लोप है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। सिंपल सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर टाइम पे इक्वल अमाउंट से इंक्रीज किया है, ये चीज़ हमें दिख रहा है। अब यदि यहाँ पे देखें तो क्या होगा, अब यहाँ पे हमें सीधे दिख रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे स्लोप ये था, यहाँ पे स्लोप ये है, यहाँ पे स्लोप ये है, ये स्लोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिव है, तो इसमें थीटा जो है वो इंक्रीजिंग है, v इसलिए इंक्रीजिंग हो जाएगा, और a इसका मतलब पॉजिटिव है, तभी तो ऐसा हुआ है ना, क्योंकि कर्व अपवर्ड भी है, कर्वेचर अप में है, वैसे भी आप सेंस में रख सकते हो, और दूसरा कि v इंक्रीज कर रहा है तो भी होगा, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पार्टिकल के पास में एक्सेलरेशन है, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो जितने भी ये डिफरेंट पॉसिबल है वो ग्राफ रीड करने आपके पास आना चाहिए, तो तब हम यदि डिफरेंट यदि सपोज करो कि क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को एकदम बढ़िया से आपको देखना है, ठीक है, एक एक क्वेश्चंस को आपको बताना है, और कमेंट भी करना है आंसर्स, उसके आंसर्स को आपको नीचे कमेंट कर देना है। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे यदि स्लोप देखें तो ऐसा ऐसा ऐसा, ये स्लोप घट रहा है ना, देखो ये जो ऐसा था ऐसा होते 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 0 हो गया, स्लोप घट रहा है, ठीक है। स्लोप घट रहा है मतलब v जो है वो डिक्रीजिंग है, और यदि हम थीटा की बात करें, यदि हर जगह पे थीटा की बात करें तो थीटा हमें यहाँ पे आते आते 0 हो गया है, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा डिक्रीज मतलब v डिक्रीज, और डिक्रीज कब करेगा, जब a नेगेटिव होगा। कोई में वेलोसिटी जो है डिक्रीज करेगा तब जब a नेगेटिव डायरेक्शन में, पीछे की तरफ कोई चीज़ डीएक्सलेट कर रहा है, तो a नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे यदि आप देखोगे, देखो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ में थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो थीटा तो कांस्टेंट है, लेकिन ये 90 डिग्री से ऊपर है, और हम कह सकते हैं स्लोप नेगेटिव है, तो इसलिए v जो होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है। यदि हम x एक्सिस पे माने तो इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो रहा है।
दूसरा आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि पोजीशन जो है पहले पॉजिटिव था और यहाँ पे ज़ीरो हुआ और फिर नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में अपने ऑरिजिन से पॉजिटिव पार्ट पे था, इधर डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, वो आते 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 यहाँ पे जीरो को क्रॉस करी है और जीरो को क्रॉस करके इधर चली गई है। यही प्रेडिक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। और ये स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी इसका कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन इसमें जीरो है, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव है। तो ये किधर मूव कर रही है वो आपको पता चल गया। यदि इसको हम देखें तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक स्लोप एक और कांस्टेंट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा और कांस्टेंट, अगला और कांस्टेंट, अगला और कांस्टेंट। ए से बी में जो स्लोप है वो जीरो, ओ से ए के बीच में जो स्लोप है, ए से बी वाले पार्ट में वो स्लोप कम गया है, ये स्लोप बड़ा, ये छोटा। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी बड़ा, ये वेलोसिटी छोटा। पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे आते आते नेगेटिव स्लोप, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी हो गया है, और यहाँ पे भी नेगेटिव वेलोसिटी हो गया है, ठीक है, और पोजीशन जीरो पे आ गया है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरह से एक ऑब्जेक्ट ऑरिजिन पे था, पहले पॉजिटिव वेलोसिटी इसका, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, फिर ऐसे आते 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 इसकी वेलोसिटी घटती गई घटती गई घटती गई, और यहाँ से देखो घट के थोड़ी इसकी स्पीड थोड़ी छोटी हो गई। फिर उसके बाद बी से सी वाले पार्ट में जब ये बी पहुँच गए तो बी से सी तक आते आते फिर से ये इसकी वेलोसिटी इधर हो गई है, और ये अभी कम है, और फिर आते 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 ऑरिजिन पे इसकी वेलोसिटी इधर है, ऐसे। तो ऑरिजिन से पास कर रही है, ऐसा ये हो गया। नेक्स्ट में ये चीज़ कभी ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखो यदि मैं एक टाइम पे देखूँ तो दो पोजीशन दिख रहा है, ये तो भगवान हो गए। एक टाइम पे दो पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता, मतलब ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है पोजीशन टाइम ग्राफ का, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास में एक और ग्राफ है, तो उसको भी हम रीड कर लेते हैं। जैसे इस ग्राफ को यदि आप रीड करने की कोशिश करोगे तो पहले पोजीशन समथिंग है, फिर धीरे धीरे ये पोजीशन जो है वो डिक्रीज करते 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 जीरो पे आई है, फिर से बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, पहले किसी एक इस पॉइंट पे है, वो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आने के बाद ऑरिजिन पे आने के बाद फिर से वापस चली गई है। तो यहाँ पे स्लोप देखोगे तो नेगेटिव है, तो इसलिए वेलोसिटी इधर नेगेटिव होगा। फिर यहाँ पे आते आते स्लोप जीरो, वेलोसिटी यहाँ पे आते आते जीरो हुआ है, मतलब रुकी है, रेस्ट में है, और फिर से ये वेलोसिटी जो हो गया है ये पॉजिटिव हो गया है और बढ़ते गया है, तो इधर डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया है, ठीक है। ये नेचर है, क्लियर। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको पता चल रहा है, नेचर और ये सब। अब हम मेन क्वेश्चन पे चलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ के क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को मैं छोड़ भी दूंगा, कुछ क्वेश्चन को आपको डील करूंगा, आपको कमेंट में इसके आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए, जैसे पहला मैं कहा कि सपोज करो कि टाइम और पोजीशन के बीच में ये डेटा मैं दे देता हूँ, और इस डेटा को एनालिसिस करके मुझे बताओ कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड है, यूनिफॉर्म डीएक्सीलेटेड है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलेटेड है। देयर इज़ नॉट एनफ डेटा टू जनरलाइज दिस, मतलब ये कॉन्सेप्ट को हमें बताने के लिए एनफ डेटा नहीं है, तो इसको आपको बताना है। अब आप सोचो, 0 से 1 जब टाइम लैप्स किया तो पोजीशन -2 से 0 हो गया है। तो यदि मैं चेंज इन पोजीशन की बात करूं तो 0 माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 माइनस 0, मतलब 2/1 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक सेकेंड में ये वेलोसिटी में चेंजिंग हो गया। फिर यदि मैं 1 से 2 तक जाता हूँ तो 0 से 6 हो गया है। इसका मतलब 2 इसमें यदि हम देखेंगे तो 6 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1 मीन्स कितना हो गया, ये 1 हो गया और ऊपर 6 हो गया, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अगले एक सेकेंड में 2 से वो 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। फिर 2 से 3 तब जब हम जा रहे हैं तो 6 से 16 हो गया है, मतलब 16 माइनस 6 चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम यदि 3 माइनस 2 करें तो यहाँ पे 10/1 हो गया है, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड हो गया है। तो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अभी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया तो देखो 2 से 6, 6 से 10, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट है, यहाँ पर भी 4 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब आप ये कह नहीं सकते कि यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन यहाँ पे हर सेकेंड में 4 मीटर से ये चेंज कर रहा है, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सीलरेशन है।
तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, तो ए इज़ द आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अच्छा इसमें सेंट्रल कॉन्सेप्ट आपका क्या रहा, डेटा गिवन है और उसको ऑब्जर्वेशन करना है। तो डेटा टेबल, ग्राफ गिवन हो सकता है या डेटा गिवन हो सकता है, और उसमें आपको देखना है कि वेलोसिटी में चेंजिंग क्या हो रहा है। वेलोसिटी में चेंजिंग है तो क्या वो यूनिफॉर्म चेंजिंग है, तो हम कहेंगे हाँ, हर सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का चेंजिंग है। इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन हो गया, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि यदि उसमें डिस्टेंस हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखे तो क्या रहे, सेम रहे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे था वही चीज़ ऐसे सेम आते जा रहा है, तो ये चीज़ हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म है। तो पहला इज द आंसर, फर्स्ट सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पहले इसको हटा लेता हूँ। तो एक तरह से आपको चीज़ें दिख रहा होगा कि हम चाहे तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस को बहुत आराम से जो हमने अभी पहले पढ़ा है उसके अनुसार से बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ 3 में। ये दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर 2 पार्टिकल ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है एक 30 डिग्री पे यहाँ पे दिया गया है और 60 डिग्री पे एक दिया गया है। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली थीटा और थीटा तो दे दिया। तो स्लोप यदि आप देखोगे इसमें क्या था, रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, तो वी ए जो हो जाएगा, वी ए बाई वी टी जो हो जाएगा वो tan 30 अपॉन tan 60 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, tan 30 1/√3, tan 60 √3, तो 1/√3 और ये हो जाएगा, ठीक आंसर आ जाएगा 4 में। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। तो जब ये टाइम दिया हुआ है और ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। अब ध्यान रहे कि डिस्प्लेसमेंट ये है, ठीक है, और टाइम ये है, और हमेशा हमेशा हमें यदि वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाएगा वो tan ऑफ 60 डिग्री होगा, ना कि tan ऑफ 30 डिग्री होगा। इधर टाइम एक्सिस से ध्यान रखें, तो कभी कभी ऐसा चेंज कर सकता है, और tan 60 इज √3। सो इसका जो आंसर होगा √3 मीटर पर सेकेंड होगा, ना कि 1/√3 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस चेंज करने की आपका कोशिश किया। 5 में कहते हैं द डायग्राम shows the displacement time graph for a particle moving in straight line. The average velocity for the interval t0 to t5 is what? t0 से t5 के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो देखो, यदि इस केस में यदि हम सबसे पहले आप मुझे बताओ कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है। तो आप इसमें पोजीशन को देखो, 0 पोजीशन से कोई चीज़ शुरू हुआ था, 20 पोजीशन पे गया, इस लाइन पे कंसीडर करो, इस लाइन पे ये x बराबर 0 से शुरू हुआ और ये 20 पे गया। 20 पे जाने के बाद ये फिर से 4 सेकेंड में ये x 0 पे आ गया, मतलब यहाँ तक गया और फिर से वापस ये 0 पे आ गया। उसके बाद ये नेक्स्ट में आगे ये नेगेटिव में जा रहा है और -10 पे पहुँच गया, नेक्स्ट में नेगेटिव में जा रहा है और ये -10 पे पहुँच गया। तो डेफिनेटली इसका जो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो -10 हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ये इधर जाके वापस आके ऐसे हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता चल गया कि -10 है, तो -10 इसका डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम तो होगा पूरा ना, पूरा के पूरा ये जो टाइम लगाया है वो 5 सेकेंड लगा दिया, तो अपॉन 5 ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। माइनस इज इंडिकेटिंग कि वो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो सी इज द आंसर, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, तो ग्राफ से एवरेज वेलोसिटी हम पता कर ली। ठीक है, दूसरा, ग्राफ से आप ये कहते हो, यदि सपोज करो कि मैं आपके ग्राफिकल अप्रोच से चलने की कोशिश करूं, तो इनिशियल पॉइंट ये है और T5 ये है, T5 पे ये पॉइंट ऐसा हो गया, तो यदि मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूं और इसका स्लोप निकाल दूं तब भी चलेगा। ठीक है, तो इसका स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव है, ये सीधे दिख रहा है,
और यहाँ पे एंगल यदि देखे, यदि ये थीटा कर दे तो माइनस ऑफ टेन थीटा जो होगा यही इसका एवरेज वेलोसिटी होगा, जैसा कि हम ग्राफ से सोचते हैं। तो इससे भी बना देते हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव तो ऐसे होगा ही, ये टेन थीटा निकालेंगे तो ये जो हाइट है वो कितना है 10 है, और ये वाला पार्ट जो है वो 5 है, तो ये 10/5 - 2 हो गया। ऐसे भी सोच सकते हैं, मेथड सेकेंड डायरेक्टली हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एवरेज पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि figure shows the displacement of time graph of body. What is the ratio of the speed in the first second and that in the next 2 सेकेंड? फर्स्ट सेकेंड और नेक्स्ट 2 सेकेंड, देखो ये 1 से 2 और 2 से 3, नेक्स्ट 2 सेकेंड है। फर्स्ट सेकेंड में इसका वेलोसिटी और या स्पीड और इसका स्पीड, तो स्पीड का रेशियो लेना है, मतलब वेलोसिटी के उसमें। अब आप सोचो ये पहले वाले में ये जो है स्लोप यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहा है, तो मैं इसका एवरेज वेलोसिटी निकाल लूँ, इंस्टेंटेनियस निकाल लूँ, बात बराबर ही होगा। तो यदि यहाँ से हमें tan थीटा इसका स्लोप मिल जाए तो पहले स्पीड मिल जाएगा 0 से 1 के बीच में। इसका स्लोप क्या होगा, ये 30 है या 1 है, तो 30/1 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इसका स्लोप यदि हम देखें तो नेगेटिव में है, लेकिन हमें उससे वेलोसिटी नेगेटिव आएगा, हमें स्पीड की बात है, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में हमें इसका स्लोप निकालना है। तो देखो ये हाइट तो 30 रह गया, और ये जो पोर्शन है वो 2 है, 3 - 1 कर देंगे तो ये 2 पार्ट हो जाएगा, तो 2, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड मतलब 2:1, ठीक है। तो इस तरह से आपको पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिया और आपको उसके बारे में जानकारी हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो और भी बेहतरीन है। तो इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको इसको वेट करना, मतलब कि आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। एक सुर में इसे कंप्लीट करो ताकि आप इसमें कमांड कर लोगे, ठीक है। और कमेंट में हमें बताओ लास्ट में कि अच्छा ये पूरा पढ़ने के बाद आपको कमांड आया या नहीं आया, ठीक है। आप डेफिनेटली लिखे उस पर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसमें चलेंगे कि जैसे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहे तो क्या होगा, ठीक है। तो हम मेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अभी हम अपने आप को पहुंचते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो नेक्स्ट हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या चीज़ होता है उसको मैं बता देता हूँ। पहले ही आपको पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे यदि मुझे 2 पॉइंट दे दिया गया, एक टाइम इंटरवल दे दिया गया, और इन दोनों को हम यदि जोड़ते हैं और इसका स्लोप निकालते हैं तो ये एवरेज एक्सेलरेशन आता है। लेकिन किसी इंस्टेंट पे एक यदि हमने टेंजेंट ऐसे डाल दिया और इसका स्लोप यदि हम देखें तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। तो ये दो चीज़ हमें पहले से पता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ और नोट करना है, और वो नोट करके हम इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा बढ़िया आएगा। आपके कॉपी में नोट करने के लिए मैंने बता दिया यहाँ पे कि सपोज करो कि यदि आपके पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है और यदि आप उसको टाइम एक्सिस के साथ में जो एरिया है इस एरिया को आप ऐड करोगे तो क्या देगा। तो पहले ही से ही हमें पता है कि यदि हमें पोजीशन को x से रिप्रेजेंट करते हैं तो dx/dt यदि v देता है, तो यदि मैं dx लिखूं तो इसको v dt लिख सकता हूँ। वेलोसिटी इनटू टाइम जो डायमेंशन आता है वो लेंथ का आता है, तो यदि हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो v dt हो जाता है, मतलब वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ है उसका एरिया इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ होगा कि यदि हम इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देखने की कोशिश करेंगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों का एरिया हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जैसे पहला जो एरिया है ये पॉजिटिव है और जो दूसरा एरिया है वो नेगेटिव है, और ये जो एरिया है वो पॉजिटिव है, तो एज इट इज़ लेंगे। यदि A पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, A2 नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, A3 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, यदि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तब। लेकिन यदि हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो सिंपली हम इसका भी मैग्नीट्यूड उसमें ऐड कर देंगे, तो इसलिए मॉड से रिप्रेजेंट कर दिया है कि यदि हम मॉड ऐसे ले लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यदि आप एरिया निकालोगे तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है।
अब यदि एक्सेलेरेशन की बात आएगी तो उसके स्लोप को हम देख लेंगे। तो जैसे इसमें यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप को देखते हैं तो स्लोप जो हो जाता है वो उसका एक्सेलेरेशन दे देता है। ये शुरुआती लेक्चर में भी मैंने बता दिया, अभी जस्ट पहले बताया था, ठीक है। तो वो tan थीटा को देगा, जैसे यहाँ पे v2 माइनस वी है, t2 माइनस tn चेंज, तो ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा। इसका मतलब इसके अनुसार से tan थीटा जो होगा वही एक्सेलेरेशन हो जाएगा। तो ये हमें उस ग्राफ के बारे में पता चल गया। तो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या मिल सकता है वो चीज़ हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और इसके क्वेश्चंस बहुत सारे अल्टीमेट क्वेश्चंस है। तो पहले डिफरेंट नेचर के जो ग्राफ पॉसिबल है उसको देख लेते हैं, और फिर हम उसमें देखेंगे इसके प्रॉब्लम को। इसके प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है और ध्यान से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें वैरायटी थोड़ा सा ज़्यादा है, इमेजिनेशन ज़्यादा है। अब जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी यहाँ पे ये कांस्टेंट ही रह गया टाइम के साथ में, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है और v कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन जीरो होगा, स्लोप है ही नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो बस क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज़ चल रहा है। ऐसा यदि वेलोसिटी एकाएक क्या चेंज हो सकता है, ये प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, एक्सेलरेशन इन्फिनिटी हो गया, v इंक्रीज कर रहा है और एक्सेलरेशन एकाएक इन्फिनिटी है। और एक्सेलरेशन का इन्फिनिटी होने का सीधा सा मतलब है कि क्या हुआ है, फोर्स इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे तो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो v जो होगा वो इंक्रीज करेगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप है वो स्लोप जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है। तो थीटा इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, ये यूनिफॉर्म मोशन का तो केस नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ ऐसा हो गया। इस वाले केस में स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज है। तो ये सब चीज़ देख के हम नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत ही तगड़े तगड़े अच्छे क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं, वो चीज़ को आपको छोड़ो नहीं। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो शुरुआती टाइम में नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, फिर ज़ीरो हुआ है, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया है। तो एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट जो है इसमें पॉजिटिव है, लेकिन इसमें जो वेलोसिटी है वो इस टी से पहले नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो गया। ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें नेगेटिव वेलोसिटी होने का मतलब ये है कि नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। अब हमने एक्सेलरेशन पॉजिटिव कर दिया तो पहले धीरे धीरे रुकेगी, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रही थी और मैंने इधर एक्सेलरेशन लगा रखा है, तो ये वेलोसिटी इधर डायरेक्शन में जाते रुकेगी और रुक के फिर वह वापस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और वापस में ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वही केस यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्या है, पॉजिटिव में वेलोसिटी है और वो आगे बढ़ती गई है। ए यहाँ पे कांस्टेंट है और इनिशियल स्पीड समथिंग से u से लेके और ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये बता रहा है कि इनिशियल स्पीड उसमें कुछ था, एक्सेलरेशन जो है उसका नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी घटते घटते जीरो पे आई है और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। तो ये हर एक ग्राफ का आप सेंस आराम से रीड कर सकते हो कि क्या हो रहा है इसमें। अब यदि हम इसमें नेक्स्ट देखें तो इस तरह से यहाँ पे हमेशा के लिए वेलोसिटी नेगेटिव रही है और स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो नेगेटिव ही है। फिर यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में ही सारा मोशन हो रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में इसमें है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्राफ पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन से ज़बरदस्त क्वेश्चन आना शुरू हो गया है, तो मैं कहूँगा कि फुल अटेंशन आपका यहाँ पे आ जाना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। पहले में ये कहा अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जैसे एक बॉल है और इसको ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ एक वेलोसिटी दिए होंगे। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ। ध्यान रखना कि ये स्पीड के बारे में बात किया है, वेलोसिटी के बारे में बात नहीं किया। आपको यदि यही चीज़ वेलोसिटी होता तो आपको ये चीज़ ज्ञात होना चाहिए कि वेलोसिटी यदि होता तो डायरेक्शन को भी सेंस में रखना रहता, लेकिन डायरेक्शन सेंस में हम नहीं रख रहे हैं। ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर नहीं किया गया, तो मैं पहले कहता हूं कि चलो ठीक है एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर मार देते हैं, पहले ऐसे सिंपली देखते हैं। तो आपको दिखता होगा कि कोई भी चीज़ को जब आप ऊपर फेंकते हो, कोई भी चीज़ को ऊपर फेंको तो एक ऊपर जाने के बाद में
अरे यार, गया तो नहीं, थैंक गॉड। यदि ऊपर जाने के बाद में वो वापस आती है, तो ऊपर जाने के बाद जो वापस आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जाने के बाद ये वापस जो आ रही है, तो इसका मतलब जाते 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 स्पीड इसकी घट गई होगी, और स्पीड घटने के बाद फिर से स्पीड बढ़ रही होगी, क्योंकि जब यहाँ से आएगी तो फिर से स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहला चीज़ ये है कि धीरे धीरे इसका स्पीड 0 होगा और फिर स्पीड बढ़ना शुरू होगा और बढ़ते 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 मैक्सिमम होगा। तो एक चीज़ डेफिनेट है, एक चीज़ यहाँ पे डेफिनेट है कि ग्राफ का जो नेचर होगा वो यहाँ पे जो दिया गया है ये एकदम करेक्ट दिया गया है कि पहले स्पीड नीचे ऐसे 0 की तरफ और फिर से बढ़ी। लेकिन इसमें हर ग्राफ में ये नेचर है तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। अभी यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया कि चलो ग्राफ तो इस नेचर का होगा। अब यदि हम बात करें तो जब हम ऊपर की तरफ ये फ्री फॉल होता है तो इसको डीएक्सलेट करने वाला सिर्फ अर्थ है, और अर्थ जो अर्थ है वो हमेशा नीचे के डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगाती रहे, चाहे ये ऊपर जाता रहे चाहे वो ऊपर से नीचे आता रहेगा, हमेशा नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाती रहेगी, और उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी। तो जी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, जी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन जो इस ऑब्जेक्ट का रहेगा, चाहे ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ए हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब हम एयर ड्रैग को इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ग्राफ जो हमारा बनना चाहिए था वो ऐसा बनना चाहिए था स्पीड टाइम ग्राफ में कि स्लोप कांस्टेंट रहे, मतलब यहाँ से जैसे यहाँ पे लाए, ठीक है, और सपोज करो कि 1 सेकेंड में और ये यहाँ पे 10 था, ऐसे आया, तो जब पॉजिटिव ऐसा आ जाए, जैसे अभी भी हमें स्लोप यही रखना है और बिल्कुल ये 2 में 10 तक पहुंच जाएगा, ऐसा ग्राफ बनता, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता जिसमें स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहता, और यहाँ पे चूंकि ये स्पीड है इस वजह से हमें ये ग्राफ को ऊपर लिखना रहता। यदि ये वेलोसिटी होता तो सीधे ऐसे ला देते, जो कि 2 सेकेंड में सीधे ये -10 के पास पहुंच जाता है स्पीड, ठीक है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पीड है तो ये ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट रहेगा। तो आपको ध्यान होगा, इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ ये चीज़ पॉसिबल है, ये दोनों ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें कहा है एयर ड्रैग को कंसीडर करो, जो कि एक प्रैक्टिकल केस है, और एयर ड्रैग क्या होता है वो आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। जब ऑब्जेक्ट ऊपर है तो एयर क्या करेगा, नीचे के डायरेक्शन में कुछ उसमें ड्रैग लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होगा उस समय ऊपर के डायरेक्शन में ये ड्रैग करने की कोशिश करेगा। तो सोचो, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो अर्थ तो नीचे खींच ही रहा था, एयर ड्रैग भी नीचे की कोशिश में है, और सपोज करो कि एयर ड्रैग की वजह से उसमें एक्सेलरेशन, एक एडिशनल एक्सेलरेशन अल्फा है, तो हम कह सकते हैं कि g प्लस अल्फा जो होगा वो एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड मोशन में। और अपवर्ड मोशन का मतलब जैसे जाते जाते जब स्पीड 0 हुआ है, मतलब फर्स्ट हाफ में यदि हम देखें तो फर्स्ट हाफ में आपको एक स्लोप चाहिए था, वो कांस्टेंट ही होगा ऐसे, तो या तो पहला पॉसिबल है या तो दूसरा पॉसिबल है, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तो एक एक्सेलरेशन जो है एयर ड्रैग ने ऊपर लगाया है, तो डेफिनेटली इसमें जो होगा वो g माइनस अल्फा हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक अर्थ नीचे खींच रही है, एक्सेलरेट कर रही है, और एयर ड्रैग ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है, तो g माइनस ए, मतलब स्लोप जो होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है, लेकिन है होगा लीनियर ही। तो सिर्फ यही पॉसिबल है, यही पॉसिबल है, मतलब सी इज़ द आंसर, बाकी कोई चीज़ नहीं हो सकता। सपोज करो इसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, देखो पहला क्वेश्चन ही कितना ज़बरदस्त है, मतलब अभी आने वाले समय में देखो कितनी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, और ऐसा नहीं कि ये बियॉन्ड द सिलेबस है, आपके एनसीईआरटी के अनसॉल्व एग्जाम्पल में भी है, और मेंस में तो इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, डिफरेंट नीट में तो आते ही हैं, आईआईटी और नीट दोनों में आते हैं, ठीक है। यदि आपको ये कहता कि इसको कंसीडर करते हुए एयर ड्रैग भी है, एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड, मतलब एयर रेजिस्टेंस भी है, और आपको स्पीड वर्सेस की जगह पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम निकालना रहता, तो ग्राफ क्या बनता।
तो पहला सेक्शन तो ऐसे ही बनता, पहला सेक्शन तो ऐसे ही बनता, ठीक है, जिसका यहाँ पे स्पीड की जगह पे हम वेलोसिटी लिख देते, ठीक है। और ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की डायरेक्शन में गया है तो आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माने हो, तभी ना एक ऊपर वेलोसिटी दिया हो, जाते 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 जीरो हुआ है। तो ये टाइम जैसे जैसे लैप्स हुआ आते आते ये जीरो हो गया है, जो ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको नहीं लगता कि कुछ देर बाद ये जो है ऑब्जेक्ट नीचे डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी, और यदि ये नीचे डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी तो वेलोसिटी इसका नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये ग्राफ ऊपर ना जाके इधर ही रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि ये डायरेक्टली आप ऐसे लिखते तो इसका मतलब स्लोप यहाँ से लेके यहाँ में स्लोप चेंज नहीं हुआ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलेरेशन देता है, मतलब एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हुआ है। तो दिस इज करेक्ट, एक्सेलेरेशन चेंज नहीं हुआ है और हमेशा के लिए नेगेटिव रहा है जी। यदि हमने क्या कंसीडर नहीं किया, एयर ड्रैग कंसीडर नहीं किया, तो ये ग्राफ बन जाता। तो एयर ड्रैग कंसीडर नहीं करते तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता वो सीधा बन जाता। लेकिन जैसे ही एयर ड्रैग कंसीडर करेंगे तो यहाँ तक इस वाले केस में ये जब ऊपर के मोशन में है तो g प्लस ए अमाउंट नेगेटिव में हो जाता, नेगेटिव स्लोप तो होता लेकिन वो स्लोप ज़्यादा होता। तो यदि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, लेट्स कि मैं एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ ताकि उसमें बता सकूँ, तो ग्राफ जो होगा यहाँ पे वो और हाइयर स्लोप का होगा, ठीक है। जब ऊपर जाएगा तो और कम समय में ही वो जीरो हो जाएगा, मतलब ऐसा रहेगा। तो इसलिए इसका स्लोप जो है वो g था, तो एक्चुअली में इसका स्लोप जो है वो g प्लस ए नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब माइनस जी, यहाँ पे माइनस जी तो माइनस जी प्लस ए ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आप डायरेक्टली ऐसे नहीं ले जा सकते थे, क्यों? क्योंकि जब ये नीचे के डायरेक्शन में मोशन शुरू किया है तो एयर ड्रैग ऊपर हो गया है, एक्सेलरेशन g माइनस ए नेगेटिव ही है लेकिन अमाउंट कम है। तो नेगेटिव ही है और अमाउंट कम है, मतलब इसका ऐसा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा ये ग्राफ कांस्टेंट तो रहेगा लेकिन ये मतलब जिसमें स्लोप जो हो वो कम हो, जैसे इसमें स्लोप ज़्यादा था, ये स्लोप जो है वो कम है, नेगेटिव में है, स्लोप कम है, तो ये ग्राफ बनता। तो देखो जस्ट पहला क्वेश्चन ही आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जो समझ में नहीं आया आप कमेंट में आप कमेंट करोगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, डेफिनेट है, बस आप पूछोगे जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन इन 2 आवर। एक स्टेशन से ए से अनदर स्टेशन यहाँ पे 2 आवर में मूव करता है। इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग दिस मोशन इज शोन इन फिगर। स्पीड टाइम ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी इज व्हाट। अब एक ही आपको काम रहा कि आप हर जगह पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करोगे, a1 निकालने की कोशिश करोगे, तो ये हाइट है 20 और ये है 0.7, तो आप कहोगे कि ये 20/0.75 है। तो इसको निकाल के देख लो, इसको 2 0 ऐसे करोगे और 80/3 हो गया। यहाँ पे यदि एक्सेलरेशन देखोगे तो क्या होगा, a2 0 होगा, कोई स्लोप है ही नहीं। यहाँ पे यदि देखोगे तो क्या होगा, a3 सपोज करो कि यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो डिफरेंस है 60 माइनस 20 मतलब 40, और ये जो टाइम है ये कितना है, देखो यदि देखोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है, तो उसका भी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 0.25 होगा, 0.25 होगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, और इसको 5 से कर सकते हैं, $160 हो जाएगा। और फिर यदि यहाँ पे A4 निकालने की कोशिश करोगे तो वो नेगेटिव में आएगा, लेकिन वैल्यू कितना होगा, ये हाइट है आपका कितना 60, और ये जो टाइम है पूरा, ये टाइम कितना होगा 2 माइनस 1.25 इतना हो जाएगा। तो ये 60/2 माइनस 1.25। तो ये आप देख लो, जो जिसमें भी ये मैक्सिमम होगा, जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। इसमें से कैलकुलेशन के बाद में जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगा वो आंसर होगा, ठीक। चलो, तो ये क्वेश्चन उतना वो नहीं था, सिंपली आपको हर जगह पे स्लोप निकालना था, और एक बार स्लोप आपने निकाल दिया तो ये हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
3 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम इज दिस। तो कहा इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। तो सबसे पहले देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, तो इसमें यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो ये हुआ, स्लोप देखेंगे तो ये हुआ, आते आते जीरो हो गया। स्लोप सबसे पहले शुरुआती दौर में पॉजिटिव है और आगे बढ़ते बढ़ते यदि हम देखेंगे तो वो डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव है और वो घटते घटते जीरो आई है। किस में ऐसा सेंस है? सिर्फ इसमें सेंस है। वेलोसिटी ऐसे ऐसे आते 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 जीरो हुई है। उसके बाद इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गया है और नेगेटिव ही रह गया है। इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी रह गया। सिर्फ ए पॉसिबिलिटी है, बाकी कहीं पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्या है, कैसे है, उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है इन द फॉलोइंग ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन मीटर इज व्हाट। जैसे अब देखो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया रहे और डिस्टेंस ट्रेवल यदि पूछता है तो नथिंग बट द एरिया, तो पूरा एरिया निकालना है। तो आप या तो इसको 3 पार्ट में एरिया निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे करके, नहीं तो इसको ऐसे निकाल दोगे हाफ टाइम्स ऑफ जो पैरेलल साइड होता है उसका समेशन। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 20 और 10 है, तो मतलब 10 है, 10 इंटू हाइट, ये जो हाइट है वो 10 है, ये 10, दिस इज द आंसर। मतलब ये 40/2 इंटू 10 तो 200 हो गया, सिंपल। और यहाँ पे संजोग से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा तो वो भी सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है क्या, वो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर बिलो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन ऑल द 7 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड का मतलब ये वाला एरिया, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 7 - 5, इतने यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 और ये जो हाइट हो जाएगा वो 10, ये लास्ट 2 सेकेंड में है। और थ्रू आउट द मोशन जो किया है वो पूरा एरिया हो जाएगा, उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो हाफ टाइम्स ऑफ ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 प्लस ये इतना क्या हो जाएगा 2 और ये हाइट कितना है ये 10, यही फ्रैक्शन निकालना है। 1/2 से 1/2 कैंसिल ही कर दो, 10 से 10 कैंसिल ही कर दो, ये हो जाएगा 2/8, तो ये 4 1/4 फ्रैक्शन चला है। मतलब लास्ट सेकेंड में ये 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस चला है लास्ट 2 सेकेंड में। तो लैंग्वेज डिफरेंट है, क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो इन 6 सेकेंड में डिस्टेंस, तो इसका सिंपली एरिया लिखना है। बट ये है कि जब हम डिस्टेंस लिख रहे होंगे तो तीनों एरिया को सम कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट लिख रहे होंगे तो ये नेगेटिव एरिया होगा, नीचे वाला एरिया। तो एरिया निकाल दो, ये वाला पार्ट कितना है, ये हाइट हो गया 4, ये हो गया 2, मतलब ये इसका एरिया तो हो गया आपका 8, इसका एरिया अलग से निकाल दो। ये आपके पास 4 है या 2 है तो 2 ऐसे हो गया और हाइट 2 हो गया मतलब 4 हो गया, इसको -4 एरिया हम कह सकते हैं। इसके एरिया को देखोगे तो 4 से लेके और आई थिंक के 6 तक है, हाँ 6 तक है, 4 से 6 तो ये 2 हो गया और हाइट जो हो गया 2 हो गया, तो ये +4 है। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस लिखेंगे तो 8 + 4 + 4 लिख देंगे तो 8 और 8 16 हो गया, 16 मीटर हो गया। और यदि डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो 8 - 4 + 4 लिख देंगे, मतलब 8 मीटर हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 8 और डिस्टेंस हो गया 16, दैट्स ऑल। 7 में देखेंगे अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द फ्लाइट एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। क्या होगा, ऑब्वियसली जब अपवर्ड हम भेजेंगे तो धीरे धीरे वेलोसिटी आते आते 0 होगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी और फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि धीरे धीरे 0 हुई है फिर नेगेटिव हो गई है। डी इज द आंसर। पहले क्वेश्चन जो हमने बनाया था इसलिए इतना फास्ट हम बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अल्टीमेट क्वेश्चन है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा और इमेजिनेशन दोनों काम आएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 है उसको देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d above द ग्राउंड
जैसे कि ग्राउंड है, लेकिन यहाँ से डी पहले ही डिस्टेंस ऊपर है और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, डी डिस्टेंस से, मतलब इनिशियली 0 था और आते 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 यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी v होगा, ये बड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये दिस विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब u से तो बड़ा ही होगा इनिशियल वाले पार्ट से। तो एक कहा कि द ग्राउंड इट हिट्स द ग्राउंड एंड द बाउंस अप वर्टिकली टू द हाइट d/2। ये कहा कि हिट करने के बाद में यहाँ से फिर बाउंस बैक भी होती है और बाउंस होके ये, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो सिर्फ d/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है। तो d/2 डिस्टेंस से ट्रेवल किया ये बाउंस होने के बाद, तो बाउंस होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में होगा, और ये वेलोसिटी इसी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसी के बराबर यदि ऊपर डायरेक्शन में होता अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में, तो ये सेम डिस्टेंस d तक जाता, ठीक है, लेकिन उतना नहीं है तो d/2 तक गया है। अब इसमें बताता है नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड द एयर रेसिस्टेंस, इट्स वेलोसिटी v वेरीज विथ हाइट h above द ग्राउंड इज व्हाट। इसका वेलोसिटी बताना है above द ग्राउंड। तो हम एक चीज़ को देखेंगे, सबसे पहले सपोज करो कि इसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, ठीक है, तो वेलोसिटी 0 मतलब इस एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट, लेट से पहले को इमेजिन करते हैं, ये हो गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आ रही है तो हाइट तो डिक्रीज हो रहा है, तो हाइट डिक्रीज होते 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 देखो हाइट डिक्रीज इधर डायरेक्शन में जा रहा है, हाइट डिक्रीज होते 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 यहाँ पे पहुँच गए, और इस समय वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव, मतलब नीचे डायरेक्शन, ऊपर डायरेक्शन में ऐसे पॉजिटिव माना गया है, ठीक है, और यहीं पे ऑरिजिन माना गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो आते 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 इसकी वेलोसिटी नेगेटिव में और बहुत ज़्यादा 0 से ज़्यादा हो गई। तो देखो वेलोसिटी जो है यहाँ पे नेगेटिव में है और 0 से ज़्यादा बड़ा है। उसके बाद क्या हुआ, एकाएक इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला होगा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया होगा, बट वो वेलोसिटी, ये जो हाइट होगा इस हाइट से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि इसको अभी उतना हाइट तक नहीं जाना है, जस्ट d/2 पे जाना है, तो उसके बाद हाइट बढ़ना ही शुरू हो जाएगी और बढ़ते 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 d/2 पे जाते जाते उसका 0 हो जाएगा। तो यही सिर्फ ऐसा ग्राफ है जो इस नेचर को रखता है, बाकी कोई ग्राफ ऐसा नहीं है। एक ये ग्राफ रखता है, लेकिन ये ऐसा स्ट्रेट ऐसा देने का मतलब ऐसा है कि इसमें एक्सेलेरेशन जो है, जैसे ये एक c ऐसा हो सकता है, एक d ऐसा हो सकता है, d तो ऐसा होगा नहीं, b ऐसा होगा नहीं, a और c में आंसर आपको लिखना है। तो a और c में यदि आप आंसर देखोगे तो उसको ये कहोगे कि यदि ये वर्टिकल ऐसा है तो जो vt ग्राफ होना चाहिए, एक्चुअली वेलोसिटी वर्सेस h कर्व दिया है, यहाँ पे ध्यान रहे वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व नहीं है कि आप स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओगे, ओके, ठीक है, ये कंप्लीट ही अलग तरह का क्वेश्चन है जिसको आप देख चुके हो, ठीक। अच्छा, अभी मतलब यदि मैं कह के आगे बढ़ गया कि ए और सी में ऐसा हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता और ये क्यों है, इसका आंसर कैसे मिलेगा? आप सोचो, यदि हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ देखते हैं तो होता है v² बराबर u² प्लस 2as। तो यदि v और s के बीच में ग्राफ बनाना रहे तो आप सोचो बाकी सब चीज़ कांस्टेंट है, ऐसे बाकी सब चीज़ कांस्टेंट है तो कर्व आएगा कि नहीं। तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग कर्व पार्ट नॉट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि v² s इज डिपेंडिंग ऑन v² नॉट कि v, तो इसलिए हम कहेंगे कि वहाँ पे कर्व आएगा ना कि स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन तब आता, ठीक है, क्योंकि v और h के बीच में है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। द एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय दिस, और इसके बारे में हमें आगे बात करना है। देखो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज ग्राफ पढ़ाऊंगा और ग्राफ के बाद में आप बहुत सारे ऐसे चीज़ों को पढ़ोगे जो पहले ध्यान नहीं देते। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है, मोस्ट प्रोबेबल ऐसे होगा, यहाँ पे मैं जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऐसा है, ये एक्सेलेरेशन है और ये टाइम ग्राफ है, और कहा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा।
आप मुझे बताओ कि यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ यदि चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं अल्फा टाइम्स ऑफ टी जैसा है यहाँ तक, उसके बाद एब्रप्टली जीरो हुआ है, तो एक्सेलरेशन अल्फा टाइम्स ऑफ टी जैसा है। तो बताओ वेलोसिटी का नेचर कैसा आया होगा। आपको पता है कि किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी का यहाँ पे नेचर क्या रहा होगा। आपको नहीं लगा कुछ गामा टाइम्स ऑफ कुछ टी स्क्वायर जैसा रहा होगा, क्योंकि तभी ना यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गामा इंटू टी, मतलब इसको अल्फा हमने कह दिया, ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डी बाई डी टी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसका मतलब यहाँ से इधर आएंगे तो कुछ ना कुछ टी स्क्वायर का फॉर्मेट होना चाहिए। तो इतना तो श्योर है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब ये डी और ए तो नहीं होना है। फिर हम बी और सी में यदि बात करें तो हमें दिख क्या रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप ऐसा है, फिर ये स्लोप ऐसा है, फिर ये स्लोप ऐसा है, फिर ये स्लोप जीरो हुआ है। इसका मतलब स्लोप जो है इसका बहुत बड़ा से छोटा होते हुए जीरो, मतलब स्लोप इसका डिक्रीज कर रहा है, और स्लोप डिक्रीज होने का मतलब एक्सेलरेशन का डिक्रीमेंट है, लेकिन यहाँ तो सो रहा है एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब एक बचा तो यही आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे स्लोप कम, स्लोप बढ़ा और एब्रप्टली स्लोप जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि एब्रप्टली एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, तो बस हो गया, स्लोप बढ़ा है, यहाँ से यहाँ पे हम डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, क्लियर? तो सी इज आंसर। तो देखो कितना बढ़िया बढ़िया इसमें क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 2 बार रिपीट हो गया है, तो 11th में हम देखते हैं। अब इसमें 11th में क्वेश्चन दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम के एक ही समय में वेलोसिटी दो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ही समय में 2 वेलोसिटी कैसे हो सकता है? एक ही होगा, तो इसलिए डी पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 12 में करते हैं। फॉर अ सर्टेन बॉडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स फॉर द इंटरवल ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी में फोर्स क्या होता है? m टाइम्स ऑफ a होता है। तो F1 जो होगा और F2 होगा, यदि उसको आप कंपेयर करोगे, सेम मास पे है, तो सिंपली A1 बाई A2 का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये बन जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। तो ये हो जाएगा tan 30 अपॉन ये 60 है, अपॉन हो जाएगा tan 60, लेकिन ये नेगेटिव स्लोप है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे ऐसे करके। तो आंसर इज tan 30 1 बाई √3 अपॉन माइनस √3, मतलब -1/3। डी इज द आंसर, ना कि +1/3। क्लियर? तो आपको दिख रहा है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ग्राफ का कंप्लीट आपको कमांड जो है वो इस पे आ रहा है। नेक्स्ट में यदि हम 13 में देखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 2 कार्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द सेम टाइम आर शोन इन फिगर ग्राफ। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। आपको दिख रहा होगा कि ए जो है वो ए थोड़ा सा हाई रेट से बढ़ रहा है ना, बी के रिस्पेक्ट में। बी में जो इंक्रीमेंट है ज़्यादा समय लेने के बाद में वहाँ पे पहुँचा है, मतलब किसी एक खास वेलोसिटी पे पहुँच जाओगे तो एक कम ही समय में अटेंड कर लिया है, ये इसको ज़्यादा समय लगा है उसको अटेंड करने में। तो इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो ज़्यादा है ए में बी के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। सिंपल, ग्राफ के नेचर से हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल विच फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑन द मार्बल फ्लोर। ऐसा देखो, जैसे सपोज करो कि किसी हाइट से किसी एक उस पे कोई बॉल ऐसे गिरती है, ठीक है, तो क्या होगा? इसके बाद फिर से बाउंस होगा, लेकिन बाउंस होगा तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पे ऐसे गिरेगी, फिर यहाँ पे बाउंस होगी लेकिन अब कम हाइट पे जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे आएगी, मतलब उसके बाद धीरे धीरे होते होते वो रुक जाएगी। ऐसा कंडीशन है। तो आप मुझे बताओ कि यदि यहाँ पे हम देखें तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करी और नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज करी नेगेटिव डायरेक्शन में, एकाएक जैसी स्ट्राइक हुआ वेलोसिटी एकाएक पॉजिटिव हो गई है, तो एकाएक ये पॉजिटिव हो गई है ऐसा वेलोसिटी।
और उसके बाद ये पॉजिटिव हो गई तो धीरे 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 जाते 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 जीरो पे पहुंची, जीरो स्पीड हुआ और फिर रिटर्न आ रही है। तो मतलब धीरे 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 जीरो पे पहुंची और फिर रिटर्न आ रही है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे स्ट्राइक करेगा एकाएक फिर से इसका पॉजिटिव ये हो जाएगा, तो एकाएक फिर से होगा, फिर से ऐसा, फिर ऐसा होगा, ऐसा, फिर ऐसा, ये इसका ग्राफ हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं द एडजॉइनिंग कर्व रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, इट्स एक्सेलेरेशन वैल्यू अलोंग ओ ए बी एंड इतना रेस्पेक्टिवली। तो आसान है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन, यहाँ का स्लोप निकालना है, स्लोप कितना हो जाएगा 10/10 1 हो गया, फिर यहाँ पे स्लोप 0 हो गया, फिर यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, कितना 10/20, तो 10/20 नेगेटिव, ए इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन शायद नहीं है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का ये पार्ट खत्म हो गया। तो ये स्पेशल क्लास था और मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा क्लास लंबी है, इट्स ओके। तो अब आप क्या करो कि आप कमेंट में बताओ कि ये बिल्कुल बढ़िया क्लास रहा है नहीं रहा ये पार्ट, और आप एनसीईआरटी के लास्ट में जो एग्जाम्पल है अब आप उसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो गए, बहुत सारे मेंस और नीट के क्वेश्चंस करने के लिए कैपेबल हो गए। पूरा नोट्स बनाइए, ठीक है, कैसा लगा आप कमेंट में लिखिए, और यदि ये जो 2 क्वेश्चंस का सेट दिया गया है इसका आंसर आप लिख दोगे यहाँ पे तो भी सही रहेगा, ABC ऐसे करके बाकी बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रह जाएगा। तो सभी आप ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ABC जिसने सॉल्व कर लिया अपने कॉपी में, दोबारा इसे सॉल्व करके वहाँ पे लिख दो, ठीक है, कमेंट में लिख दो, और ऑब्वियसली इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में, ताकि मैं और भी बहुत सारे स्पेशल लेक्चर आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।